नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे दांडी मार्च, दांडी यात्रा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से होती है साथियों? 31 दिसंबर 1929 के दिन 31 दिसंबर 1929 के दिन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। यहाँ पे जरूर याद रखें, पूर्ण स्वराज्य, डोमिनियन स्टेट की जो कल्पना थी, जो नेहरू रिपोर्ट में दी गई थी, उस नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पर खारिज किया जाता है और यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की बात कही गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी साथियों। अब होता क्या है कि 2 जनवरी यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नारे लगाए जाते हैं। पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था, वंदे मातरम का नारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। और नारों के साथ 31 दिसंबर 1929 के दिन राष्ट्रीय ध्वज पहनाया जाता है। फिर 2 जनवरी 1930 के दिन 2 जनवरी 1930 के दिन क्या होता है कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि हम आगामी आने वाली 26 जनवरी 1930 के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो साथियों याद रखें, भारत के अंदर एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? आजादी से पहले 26 जनवरी 1930 के दिन। इसी तारीख को याद रखने के लिए, इस ऐतिहासिक तारीख को याद रखने के लिए ही हमारे देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वह 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्वेश्चन ये है कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि इस ऐतिहासिक तारीख को याद रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। ठीक है, अब यहीं पर इसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय किया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि फरवरी 1930 के दिन, फरवरी 1930 के अंदर यहां पर स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया। 26 जनवरी 1930 के अंदर पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया था, यह आप जरूर याद रखें। लेकिन फरवरी 1930 के अंदर जो महात्मा गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम बना रखा था, जिसको अपन सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जानते हैं, तो साबरमती आश्रम के अंदर फरवरी 1930 के अंदर कांग्रेस कार्यकारिणी लोगों की, कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। फिर उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, तो अब साबरमती आश्रम में कौन थे? मेन रूप से महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी जी को आगे कहा कि आप ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करो, आपके नेतृत्व में ही ये आंदोलन शुरू होने दो। तो एक बार तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू नहीं करेंगे, इसको टालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और टालने के प्रयास के लिए उन्होंने उस समय जो वाइसराय था, इरविन, कौन था? इरविन। तो इरविन से समझौता करते हैं, एक 11 सूत्री मांग पत्र उनको लिखते हैं। आगे क्या होगा? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने के लिए तत्काल वाइसराय इरविन से समझौता करने की बात की और समझौता के लिए 11 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। उसमें से कुछ आपके सामने है। ये 8 मांग पत्र मैं आपको बता रहा हूँ। 8 मांगे क्या क्या थी उस पत्र के अंदर? सेना का खर्च, सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती होनी चाहिए, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए,
भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस देना चाहिए। रुपयों का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाए। लगान में 50% कटौती होनी चाहिए। नमक पर सरकारी इजारेदारी तथा नमक कर को समाप्त करना। नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाना। तो ये आपके सामने मुख्य रूप से 8 यहाँ पर मांगे मैंने लिख रखी है। और वैसे जो इरविन के साथ जो पत्र लिखा गया था, इरविन को जो पत्र दिया गया था उसमें 11 मांगे थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च से पहले या सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कितनी मांगों का पत्र गांधी जी ने वायसराय को लिखा था। तो 11 सूत्री मांगों का पत्र वायसराय को लिखा। लेकिन क्या होता है कि क्या वायसराय ये मांगे पूरी करता है? क्या वो सहमत हो जाता है? नहीं साथियों, जब सहमत नहीं होता है तो गांधी जी ने एक कथन कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, इन भारतवासियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए मैंने रोटी मांगी थी, मैंने रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला, बदले में मुझे पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले दांडी यात्रा करते हैं, दांडी मार्च जिसको कहते हैं। तो दांडी यात्रा करते हैं। और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? साबरमती आश्रम से, सत्याग्रह आश्रम से शुरू होती है, जो कि साबरमती नदी के पास था, इसीलिए उस आश्रम को साबरमती आश्रम कहते हैं। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान तक दांडी यात्रा होती है। इसे दांडी यात्रा या दांडी मार्च कहते हैं। ये कब शुरू होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों के अंदर आता है साथियों। 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 5 अप्रैल 1930 तक ये चलती है। अब साथियों देखा जाता है कि इसमें दिन कितने थे। तो 12 मार्च, तो मार्च का महीना कौन सा होता है? जनवरी फरवरी मार्च 31 का महीना होता है। तो ये देखो 18 19 दिन तो ये, और 5 दिन ये, तो ये 24 दिनों तक चली थी। जरूर याद रखें। तो ये 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी। कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी। और इस यात्रा के अंदर गांधी जी के साथ कितने यात्री थे? कितने दांडी यात्रा में लोगों ने भाग लिया था? केवल 78 यात्रियों ने भाग लिया था। आप जरूर याद रखें। 5 अप्रैल 1930 के दिन दांडी यात्रा समाप्त होती है और शाम को जब वहां पे पहुंचते हैं तो थक जाते हैं, तो उस दिन वो सो जाते हैं। अगले दिन जब वो सुबह जल्दी 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद में वो दांडी नामक स्थान पे जाते हैं। और दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 के दिन, 6 अप्रैल 1930 के अंदर सुबह के 6:30 बजे उन्होंने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने हाथ में नमक लेकर अंग्रेजों का बनाया हुआ नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को उन्होंने क्यों तोड़ा था? क्योंकि नमक कानून तो पहले से भी था, क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया था, नमक पर कर लगा दिया था और कर से बड़े दुखी हो गए थे, और इसलिए उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून को तोड़ने की मांग की और टैक्स को हटाने की मांग की। तो यानी कि जब कानून ही टूट जाएगा तो टैक्स तो अपने आप ही टूटेगा। तो नमक कानून को सांकेतिक रूप से सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। और साथ में इस दांडी यात्रा के अंदर महिलाओं ने भी क्या किया? नेतृत्व किया। तो महात्मा गांधी जी के साथ यदि कोई महिला थी तो वो है सरोजनी नायडू। और नोटों के ऊपर, रुपयों के ऊपर जो यात्रा का, जो दांडी यात्रा का जो प्रतीक आता है वो इसी दांडी यात्रा का ही आता है साथियों। अब क्या होता है कि 6 अप्रैल 1930 के दिन जब महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा सांकेतिक रूप से, उसी दिन 6 अप्रैल 1930 के दिन से क्या चालू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किससे की थी वो देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना की थी किससे? नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से। नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी और उस यात्रा से सुभाष चंद्र बोस ने
महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई दांडी यात्रा की तुलना की थी। 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा होती है। फिर अगले दिन 6 अप्रैल के दिन सुबह 6:30 बजे नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ते हैं महात्मा गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। और यह याद रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो धारणा है महात्मा गांधी जी ने कहाँ से ग्रहण की थी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी डेविड थोरो से धारणा ली गई है। हेनरी डेविड थोरो अमेरिका का ये व्यक्ति है। हेनरी डेविड थोरो, इसने सबसे पहले एक सविनय अवज्ञा शब्द के ऊपर एक निबंध लिखा था और उस निबंध को कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने पढ़ा होगा। उसके बाद में महात्मा गांधी जी के दिल दिमाग में सविनय अवज्ञा वाली जो शब्दावली है वो आई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शब्दावली है वो कहाँ से आती है, हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शब्दावली है वो ग्रहण करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 के दिन महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू करते हैं। और एक जरूर याद रखें कि दांडी यात्रा में कुल 390 किलोमीटर, दांडी यात्रा कुल 390 किलोमीटर होती है, KM होती है, यह सही आंकड़ा है 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर जरूर याद रखें साथियों। अब जैसे ही 6 अप्रैल 1930 के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो जब महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया, लोगों को पता चला, महात्मा गांधी जी के जो अनुयायी थे उन्होंने जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस दांडी यात्रा को शुरू कर दिया, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर यह आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों देखिए, तमिलनाडु, ये जो पूरा भारत का मैप आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर सी राजा गोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह एक यात्रा की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा करने के लिए, चलाने के लिए। वो है तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुपुरापल्ली वेदारणम तक। ये आप जरूर याद रखें। यहाँ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर गोपी चंद्र चौधरी ने बालासोर, कटक से लेकर पुरी तक, पूरी उड़ीसा के अंदर ही है, तो यहाँ यात्रा करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर शुरू करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर दांडी यात्रा शुरू की थी इन लोगों ने इन क्षेत्रों के अंदर। और ध्यान दें, यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी जो जनजाति वाला जो क्षेत्र है, जो मणिपुर वाला क्षेत्र है, मणिपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक 13 वर्ष की महिला जो कन्या थी, बच्ची थी, उसने यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ध्यान दो, उस महिला का, उस बच्ची का नाम था गोडी नेल्लू। क्या नाम था? गोडी नेल्लू। इस महिला को, इस बच्ची को जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक उपाधि दी थी, रानी की उपाधि। ठीक, इधर आते हम, यहाँ मालाबार तट के अंदर जिसने नेतृत्व किया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो है के केलपड़। कौन है? के केलपड़। तो के केलपड़ ने नेतृत्व किया है साथियों। तो ये है कालीकट जो बंदरगाह था, वहां से लेकर पेनार तक ये यात्रा शुरू की और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया था। यानी कि ये दांडी यात्रा की उपशाखा है। लोगों ने, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए, लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए ये इस तरह की ये दांडी यात्रा शुरू कर रहे हैं। समझ में आएगा आपके? तो अब जो मेन इनसे भी बहुत ज़्यादा जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो रूप लिया गया था, सामने आया था, वो था भारत के पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिम। उत्तर ये तो है उत्तर, ये क्या हो गया? पश्चिम। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, यहाँ पर गांधी जी का एक बहुत बड़े अनुयायी जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन से क्षेत्र का नेतृत्व किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर? उत्तर पश्चिम सीमांतर जो क्षेत्र है,
इसका नेतृत्व किया था। उस समय भारत ब्रिटिश भारत कहलाता था, तो ब्रिटिश भारत के अंदर ये वाला पाकिस्तान वाला जो एरिया था ये भी आया करता था। तो इन्होंने यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इन खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, सरहदी गांधी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था लाल कुर्ती। क्या नाम था? लाल कुर्ती। वो लाल कपड़े पहना करते थे, इसलिए उस संगठन का नाम हो गया लाल कुर्ती। इसी संगठन को अपन सुर्खपोश के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सुर्खपोश के नाम से भी जानते हैं। इसको हम खुदाई खिदमतगार, खुदाई, हाँ जी, खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं। और खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, अर्थात मैं अल्लाह का सेवक हूँ, अर्थात भगवान का सेवक हूँ। तो इस लाल कुर्ती अर्थात खुदाई खिदमतगार संगठन बनाकर इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। जी हाँ, आप जरूर याद रखें, ये भी याद रखें कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ये मुस्लिम संप्रदाय से थे, लेकिन साथियों ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो मुस्लिम लीग वाला जो संगठन है उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। वो भी मुस्लिम संप्रदाय से थे और ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी मुस्लिम संप्रदाय से थे, लेकिन इन्होंने इसमें भाग लिया था, ये जरूर याद रखें आप। अब इसको दबाने के लिए, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रूप ग्रहण किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन ने, तो इसको दबाने के लिए सरकार ने दमनकारी नीतियाँ अपनाई साथियों। तो ये आप जरूर याद रखें, खान अब्दुल गफ्फार खान ही वो व्यक्ति है जिन्होंने जब आज़ादी मिली हमारे को, जब बंटवारा हो रहा था तो उस समय बंटवारे का इन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन न हो, तो इन्होंने विभाजन को अच्छा नहीं माना था। तो ये बात है साथियों। और भारत सरकार ने क्या किया कि 1987 के अंदर, 1987 के अंदर, जी हाँ 1987 के अंदर इनको 1987 के अंदर जब ये जी रहे थे तो इनको क्या दिया? भारत रत्न पुरस्कार दिया। भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के पहले व्यक्ति है, एकमात्र पहले व्यक्ति है जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। फिर 1988 के अंदर साथियों इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनको अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ इनको दफनाते हैं। तो ये बात है साथियों। उत्तर पश्चिम एरिया के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जा रहा था, तो वहीं कबाइलियों जो लोग थे, कबाइलियों ने महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? मलंग बाबा की उपाधि देते हैं। उन्हें मलंग बाबा कहते थे, यानी कि उनकी वो एक अच्छा शब्द था मलंग बाबा, तो वो अच्छा मानते थे, तो मलंग बाबा की उपाधि दी थी कबाइलियों ने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, वही क्षेत्र जहाँ पर सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों ने भी यहाँ पर एक बच्चों ने तो वानर सेना, और बच्चों ने बनाई थी सेना का नाम है मोजेरी सेना। ये याद रखना, मोजेरी सेना, मोजेरी सेना। तो बच्चों ने तो वानर सेना और लड़कियों ने मोजेरी सेना बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों, बच्चों का, सभी का इसमें का क्या था? योगदान था। सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने लग गए और लोगों ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए हुए थे उनको तोड़ना शुरू
कर दिया साथियों। अब सरकार ने इसका जगह जगह पर ये आंदोलन हो रहा था, तो इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया? आपको पता है कि गढ़वाल रेजिमेंट को पेशावर भेजा गया था। हाँ जी हाँ, गढ़वाल रेजिमेंट को पेशावर भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि वह वही एरिया है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था इस एरिया के अंदर, सीमांत उत्तरी पश्चिमी एरिया के अंदर। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट को पेशावर भेजा था, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली इसी फौज के अंदर था। चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली जब वहां पे गया तो उसने कहा कि भाई आंदोलन करना स्वाभाविक है, मैं इन जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भीड़ है, इनके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। तो वो है चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इस सेना को वहां पे भेजा था, गढ़वाल रेजिमेंट को। आगे बात करते हैं कि जून 1930 में सरकार ने क्या किया कि कांग्रेस को भी गैर कानूनी घोषित किया, और कांग्रेस जैसे जो अन्य संगठन थे उनको भी क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित किया था। महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस से जो आंदोलन कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो पुलिस और लोगों के बीच में खूनी संघर्ष होता है, और वहां पर मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। आगे दरासना, ये दरासना भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल, ये कर रहे थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि पुलिस ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने क्या किया कि एक जो पुलिस के पास जो लाठी हुआ करती थी, तो यहाँ पर लोहे की मूठ बांधकर, ऐसे मूठ बांधकर फिर लोगों को बहुत ज़्यादा मारा। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, इनको मारा था। तो कहते हैं कि इस दरासना गांव की जो घटना है, इस दरासना गांव की जो घटना है, वो मिलर एक पत्रकार था, अमेरिका का, यूएस का पत्रकार था। मिलर ने अपने पत्र, अपने अखबार न्यू फ्री मैन में लिखते हैं कि संवाददाता के रूप में मैं पिछले 18 वर्ष से असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे गली कूचों में मारकर एवं विद्रोह देखे, लेकिन दरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो ये इस तरह से सरकार ने क्या किया, आंदोलन को दबाने के लिए ये सरकारी दमनकारी नीतियां अपनानी पड़ी। ये साथियों, अब ये अपनाने के बाद में भी काम नहीं चला, तो फिर जो वायसराय था उसने क्या किया, सरकार की दमनकारी नीतियों के बावजूद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना पैर पसार रहा था चारों तरफ। हर व्यक्ति की इच्छा थी कि सरकार के जो नियम कानून है उसकी अवहेलना करे, अवज्ञा करे, उसको न माने। उस सरकार के पास जो टैक्स जा रहा है, जो कर जा रहा है, उसको हम नहीं देंगे। ये चारों तरफ ये प्रचार प्रसार हो गया था। लोग समझने लग गए थे कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। सरकार की दमनकारी नीतियों से यह जब नहीं हुआ, आंदोलन तीव्र रूप गति प्रदान कर लिया था, उसके बावजूद उसको शांत करने के लिए उस समय जो वायसराय था, वायसराय कौन था? वायसराय इरविन ने अपने पास 2 व्यक्तियों को बुलाया। किसको? तेज बहादुर सप्रू को और MR जयकर को। इनको कहा कि जाओ मेरे भाई लोगों, जाओ आप और गांधी जी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि आपकी मांगे हम मान लेंगे। तो ये दोनों गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी यहाँ पे आते हैं। फिर इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये 5 मार्च 1931 के दिन होता है और इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। साथियों, जरूर याद रखें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।